हाँ जी, गुड इवनिंग। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक जीएसटी इवेजन के बारे में बताऊंगा, जो कि इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको इसके बारे में पता भी नहीं है कि ये वाली इवेजन उन्होंने कर रखी है। और कल को इंप्लीकेशंस क्या-क्या निकल के आ सकती है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं, कितने बड़े-बड़े नोटिसेस इन सारे बिजनेसमैन के अगेंस्ट आ सकते हैं, इसके बारे में भी आइडिया नहीं है। सुनिए क्या करा जा रहा है, मॉडस ऑपरेंडी क्या निकल के आता है, कैसे फंस सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए डिस्कशन को चालू करते हैं एक एग्जाम्पल से। थियोरेटिकल प्रोविजन जो भी हमने क्लास में पढ़ रखे हैं वो भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। समझिए, मान के चलिए एक भाई साहब हैं जो कि रिटेलर निकल के आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी दुकान है। अब इनकी जो दुकान है ये इसमें कुछ ना कुछ माल खरीदते हैं और वही वाले माल को आगे जाके बेच देते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ट्रेडर है। लेटेस्ट से मान के चलिए इन्होंने कोई ना कोई टीवी खरीदा है पीछे से, और वो खरीदने के बाद आगे जाके कंज्यूमर को बेच दिया है। अब यहाँ पे ये करते क्या है, नॉर्मली अगर आप बात करेंगे किसी भी बिजनेसमैन की, वो क्या करता है, जब उसको डिटर्मिन करना है जीएसटी का रेट क्या होने वाला है टीवी पे, वो खरीदने के टाइम पे जब भी इसने होलसेलर से कोई भी चीज खरीदी होगी ना, तो एक खरीदने वाले इनवॉइस को चेक कर देगा कि उसने कौन सा वाला रेट यहाँ पे अप्लाई करा था। अगर खरीदने के टाइम पे उन भाई साहब ने 18% का रेट लगाया था ना टीवी पे, तो आगे बेचने के टाइम पे ये भी 18% का ही रेट लगा के टीवी को आगे बेच देंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। दिस कैन डेफिनेटली लीड टू एन एवेजन, जो कि आपके केस में कल को आपको बहुत ज्यादा हेवीली पीनलाइज करवा सकती है। कैसे, समझिएगा। मान के चलिए ये वाली जो हमारी चेन चल रही थी पूरी की पूरी सप्लाई चेन, इसमें था क्या, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर था जिसने टीवी को मैन्युफैक्चर करा था। देन यहाँ पे हमारा होलसेलर निकल के आ रहा है जो कि क्या कर रहा है, बल्क में ये वाले टीवीज को खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से, एंड देन आगे जाके छोटे छोटे अलग अलग रिटेलर्स को ये वाली चीज सप्लाई कर रहा है। रिटेलर्स क्या करते हैं, आगे फाइनली एंड कंज्यूमर को दे देते हैं। अब ये पूरी चेन में हुआ क्या, पूरी चेन में प्रैक्टिकली आप देखेंगे अकेला मैन्युफैक्चरर ही है जो कि मेहनत कर रहा है ये डिटर्मिन करने के लिए कि मेरे वाले टीवी पे क्या रेट आता है, जीएसटी का रेट इंडिया में क्या लगता है। उसने एक बार मेहनत करी, अगर सही कर ली तो पूरी सप्लाई चेन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। वो 18% पे आगे बेचेगा इसको, ये 18% पे इसको बेचेगा, ये 18% पे कंज्यूमर को बेचेगा। लेकिन अगर दिक्कत हो जाती है, अगर इन भाई साहब ने जो भी क्लासिफिकेशन करी थी वो क्लासिफिकेशन गलत कर ली, तो दिक्कत पता है क्या होने वाली है। मान के चलिए इनका जो टीवी निकल के आ रहा था वो 28% की क्लासिफिकेशन में आ रहा था, इन्होंने गलती से 18% चूज कर लिया, तो ये भी 18 पे कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने गलती कर ली। और इन दोनों महाशय ने तो मेहनत करी नहीं थी चेक करने की कि ये वाली चीज आती कहां पे है। तो ये अनइंटेंशनली ये वाली इवेजन कर जाएंगे कि 28 पे इनको भी पे करना चाहिए था, बट इन्होंने 18% पे करा होगा। अब देखिए तीनों को नोटिस क्या आने वाले हैं, तीनों को ही अलग अलग इंडिविजुअल नोटिस आएंगे कि आपकी जो भी टर्नओवर निकल के आती है, वो टर्नओवर पे आपने 18% का जीएसटी पे करा है, 28 पे करना चाहिए था। 10% की शॉर्टफॉल है, अपनी जेब में से दो। अभी तो आप आगे से कलेक्ट करके दे रहे थे 18%, लेकिन क्योंकि ये जो शॉर्टफॉल निकल के आ गई है, कंज्यूमर आपको देने नहीं वाला, वो टीवी लेके जा चुका है, अब कुछ भी नहीं देने वाला। तो 10% की जो भी शॉर्टफॉल निकल के आती है, तीनों को इंडिविजुअली अपनी टर्नओवर पे देनी पड़ेगी। अब एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि प्रैक्टिकली ये दिक्कत आती कहां ही होगी, मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो ये भी क्लासिफिकेशन में गड़बड़ करती होंगी क्या, बिल्कुल। अब इसमें गड़बड़ की चीज नहीं निकल के आती। क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज वेरी वेरी लिटिगेटिव। मैं आपको एक थोड़े पुराने टाइम का एक केस बताता हूँ। एक्साइज में एक केस निकल के आया था जहां पे किटकैट के ऊपर केस करा गया था। दो क्लासिफिकेशन निकल के आ रही थी प्रोडक्ट की फॉर द पर्पसेस ऑफ एक्साइज। क्या क्लासिफिकेशंस निकल के आ रही थी, डिपार्टमेंट कह रहा था कि आप जो भी बना रहे हैं ये चॉकलेट है और उसके अंदर वेफर है। किटकैट क्या कह रहा था, किटकैट कह रहा था हमने वेफर बनाया है जिसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है। सुन के अजीब सा लग रहा है, दोनों सिमिलर सी तो चीजें, बिल्कुल दोनों सिमिलर सी चीजें हैं, लेकिन दोनों की इंप्लीकेशंस अलग अलग निकल के आती हैं। अगर आप मेन प्रोडक्ट वेफर दिखाते हैं तो उस पर एक्साइज जो भी लग रहा था पुराने जमाने में वो 10% का निकल के आ रहा था। लेकिन अगर मेन प्रोडक्ट आप चॉकलेट दिखाने लग जाते हैं तो एक्साइज का रेट 20% हो जाता है। अब यहाँ पे नेस्ले, इन्होंने जो भी ये वाला केस लड़ा था इसमें जीत गए थे, एंड ये प्रूव कर पाए थे कि हमारा वाला जो प्रोडक्ट है वो एक वेफर है एंड उस पर 10% का ही रेट आना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसे और क्लासिफिकेशन के केसेस में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हारे भी हैं, बिल्कुल हार जाते हैं काफी बार। और अगर हारने वाली इंप्लीकेशन निकल के आती है तो वो ही निकल के आएगा जो कि मैंने आपको बताया था, तीनों को ही सप्लाई चेन में जितने लोगों ने भी ये वाला रेट चूज करा था 18% का एज अगेंस्ट 28%, सबको ही डिफरेंस जो भी निकल के आता है अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब एक चीज जिनको जीएसटी के बारे में आइडिया है उनके दिमाग में आएगी कि कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर मैन्युफैक्चरर को 10% अपनी जेब से देना भी पड़ा तो उसका पता क्या हो जाएगा, वो जो 10% उसने एक्स्ट्रा दिया होगा अपनी जेब में से, वो पूरे के पूरे अमाउंट का जो यहाँ पे हमारा होलसेलर निकल के आता है, वो होलसेलर क्या करेगा, वो आईटीसी ले लेगा पूरे अमाउंट का। तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरर ने पे करा होगा, लेकिन सरकार के पास पैसा जाने थोड़ी वाला है, ये उतने ही अमाउंट को बचा जाएगा। और क्योंकि ये बचा पा रहा है, मैन्युफैक्चरर वही 10% इससे कलेक्ट कर लेगा। द रियलिटी इज अ लिटिल डिफरेंट। क्यों, याद करिए सेक्शन नंबर 17(5), वहां पे मैंने आपको बताया था अगर असेसमेंट के बाद कुछ भी पैसा रिकवर करा जाता है आपसे जीएसटी के नाम पे, तो उसका आईटीसी पूरी सप्लाई चेन में किसी को भी नहीं दिया जाता। तो आपने 18% जो भी अपने कंज्यूमर से कलेक्ट करा था उसका तो आईटीसी भाई साहब को, होलसेलर को मिल जाएगा,
लेकिन 10% जो आपने अपनी जेब से अलग से पे करा है असेसमेंट होने के बाद, उसका आईटीसी इनको नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी जेब से 10% जो भी पे करा होगा उसका आईटीसी इनको नहीं मिलने वाला। एंड इन्होंने अपनी जेब से जो भी 10% पे करा होगा उसका आईटीसी कंज्यूमर को नहीं मिलने वाला। कंज्यूमर को तो वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी B2B सप्लायर निकल के आता तो उसको भी नहीं मिलने वाला। तो छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही निकल के आती है कि सप्लाई चेन में जस्ट बिकॉज आप ट्रेडर हैं डज नॉट मीन कि आपके सप्लायर ने, आपके वेंडर ने जो भी चीज आपको सप्लाई करी है, जिस भी रेट पे करी है, वो ही रेट पे ब्लाइंडली आप भी आगे सप्लाई करने लग जाएं, ये सोच के कि अगर पीछे से मुझे 18% पे मिली है और मैं भी आगे 18% पे दे देता हूं तो मुझे कल को पनिश नहीं करा जा सकता। ऐसा नहीं है। आपकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी है टू डिटर्मिन कि आपके प्रोडक्ट पे क्या रेट निकल के आता है। एंड वो निकालने में अगर आपने गलती करी है तो आप ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज नहीं कर सकते कि मेरा जो भी वेंडर निकल के आ रहा था उसने भी तो यही रेट लगाया था, उसको अलग से पनिश करा जाएगा, आपको अलग से पनिश करा जाएगा। तो आज के टाइम पे अगर आप कोई भी चीज सप्लाई करते हैं जिस पे जीएसटी आता है, क्लासिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्विसेज गुड्स दोनों में ही काफी बार ऐसी क्लासिफिकेशंस निकल के आती हैं कि आपको लगेगा आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस 2-3 रेट्स पे आ रहा है। अब उसमें से क्या चूज करना है, दिमाग लगाइएगा उस पर, नहीं तो यही वाली दिक्कत निकल के आ सकती है। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।